3 बार देश के प्रधानमंत्री, लगभग 50 साल देश के सांसद और भारत के पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आप सभी को नमस्कार, अभिनंदन। आज हमने सोचा कि कुछ उनकी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं से आपको वाकिफ़ कराएं, कुछ ऐसी रोचक बातें जो आपको अमूमन और जगह पढ़ने को या देखने को इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी। तो हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, हमारे ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह जी हैं और जिनके पास बहुत ही उम्दा अनुभव जो है हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के, उनसे जुड़ी स्मृतियों से एक बहुत ही बढ़िया अनुभव है जो आपके साथ साझा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पूर्व प्रिय प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पर चलिए केपी सिंह जी से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। धन्यवाद। तो सोशल मीडिया के माध्यम से या आपसे कभी बातचीत हुई तो इस माध्यम से हमें ये जानकारी हुई कि चूँकि आपका काफ़ी समय भिंड में गुजरा है और अटल बिहारी वाजपेयी जी भिंड में जो है वहाँ मतलब मध्य प्रदेश के उस हिस्से में पढ़े हैं, उन बड़े हुए हैं, रहे हैं, तो किस तरह से आपका जुड़ाव उनसे रहा और क्या ख़ास बात जो है आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी भिंड में ही हुई है जी। तो मुझे भी ज्ञात नहीं था। अटल जी 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री बने जी, तो एक कार्यकर्ता था जनसंघ घटक का, हसमत बारसी, उसकी इमरजेंसी के दौरान बंद रहते हुए मौत हो गई थी। युवा कार्यकर्ता था जी। तो सरकार की तरफ से उसकी पुण्य स्मृति में एक आयोजन किया गया, एक श्रद्धांजलि, बड़ा व्यापक आंदोलन हुआ। उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सकलेचा से लेके कई और मिनिस्टर आए और केंद्रीय मंत्री आए, अटल जी भी आए और आरिफ मोहम्मद खान आए। तो जिन दिनों वो आ रहे थे उन दिनों जो है ये एक आर्टिकल छपा कि अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री के रूप में उस घर में भी आएंगे जहाँ बचपन में कुछ समय उनका गुजरा है, वहाँ उनके पिताजी रहे थे। दरअसल जो जिस मकान में रहकर हमारी पढ़ाई हुई थी तो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ पे, तो वो जो है रिश्तेदार भी सरकारी अधिकारी थे, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, और वो मकान एक वहाँ के एक बहुत बड़े जमींदार थे जो एक उसके दीवानी के वकील थे बहुत बड़े, मदन मोहन मिश्रा, उनके करीब 40-50 मकान थे। तो वो मदन मोहन मिश्रा का एक मकान था और वो सारे मकान सरकार ने ले रखे थे और उनमें अधिकारियों को ही रखा जाता था। तो रियासत के समय पे जब अटल जी के जो पिता हैं वो जिला विद्यालय निरीक्षक जैसी, विद्यालय निरीक्षक जैसी पोस्ट पर रहे होंगे रियासत के, तो उन दिनों वो मकान उनके नाम अलॉट हुआ होगा। तो उन्हीं दिनों अपने शैशव काल में अटल जी उस मकान में रहे। तो पता चला कि उस मकान को वो देखने के लिए आने वाले हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से वो नहीं आ पाए, लेकिन अखबार में ख़ास तौर से जो स्वदेश अखबार था, जिसको जनसंघ का ही अखबार माना जाता था, राजमाता का अखबार माना जाता था, उसमें ये खबर छपी थी। तो मुझे भी पहली बार पता चला। फिर मैंने गौर से देखा, जो मेरा स्टडी रूम था उसी में खोदा हुआ था AB वाजपेयी, मतलब यानी वही स्टडी रूम अटल जी का भी था। तो मैंने अपने आप को बड़ा गौरवान्वित और रोमांचित अनुभव किया। और उसके बाद में मैं उस कार्यक्रम का सह संयोजक भी था जी। मुझे कुछ और भी स्मरण है, मैंने अटल जी का इंटरव्यू भी लिया अखबार में, आरिफ मोहम्मद खान का इंटरव्यू लिया, शीतला साय जी जिनके नाम पे कैंसर हॉस्पिटल ग्वालियर में स्थापित है, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका भी इंटरव्यू लिया। वो सारे इंटरव्यू भी छपे स्वदेश में। तो उसमें ये हुआ कि जनसभा स्थल से उनके जूते गायब हो गए। अच्छा। अब चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, DM SP को बड़ी लताड़ पड़ी। बहरहाल जूते अटल बिहारी वाजपेयी जी के गायब हो गए। अच्छा। बहरहाल वो जूते तो जो है, अब जूते कहाँ से, रात का टाइम हो गया था, तो एक दुकान खुलवाई गई। जनसंघ का ही एक पूर्व कार्यकर्ता था, उसने दुकान खोल के तलाशे तो अटल जी के पैर का नाप का जूता भिंड में नहीं मिला है। तो अटल जी को नंगे पैरों सर्किट हाउस में जाना पड़ा। फिर किसी ने
चप्पल वप्पल किसी की उनको आ गई थी, किसी की बड़ी चप्पल थी, तो उस चप्पल को पहन के गए। वो मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं उसकी आयोजन की व्यवस्था में भी शामिल था। उस समय अटल जी विदेश मंत्री थे। उस समय अटल जी विदेश मंत्री थे और जो आरिफ मोहम्मद खान है वो केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे। मतलब विदेश मंत्री को बिना जूते के मतलब जाना पड़े, सफ़र करना पड़े, सर्किट हाउस जाना पड़ा उन्हें, ये बड़ी बात है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा इस बारे में। उस समय जो लोग मौजूद रहे होंगे उन्हें पता होगा, उनमें भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो मतलब विदेश मंत्री के जूते चोरी हो जाएं, ये नई बात है, मतलब एक नई कहानी निकल के आई है। तो और सर बताइए, अच्छा जो आप जिक्र कर रहे थे कि उनके कमरे में वो खुदा हुआ था, वो दीवार पे बना हुआ था AB वाजपेयी या डेस्क पे, कहाँ पे मतलब? नहीं, वो असल में शीशम के का किवाड़ था। हाँ। उसी किवाड़ पर जो है खोद के रखा हुआ था। अच्छा। तो पुराने ज़माने का, पुराने जैसे किवाड़ लगते थे हाँ। कमरों में, तो वो किवाड़ था, मजबूत किवाड़ था शीशम का, उसी पे उत्कीर्ण था। उससे पहले आपने ध्यान नहीं दिया था? हमने नहीं ध्यान दिया था, हमने कहा पता नहीं, हमारी कल्पना में भी नहीं था कि अटल जी रहे होंगे यहाँ पे। तो हमारी उसी कमरे में मतलब वो पढ़े हैं। तो ये मतलब जब आपको पता चला कि अटल जी उस कमरे में पढ़े हैं, रहे हैं, तो उसके बाद फिर जब आपका रहने का वहाँ अनुभव हुआ तो फिर कैसा बदलाव आया मतलब? नहीं, फिर हमने अपने आप को बड़ा रोमांचित अनुभव किया। मैं भी सपना देखने लगा कि अगर इस कमरे की प्रेरणा से हो सकता है अटल जी की कुछ ना कुछ तो शक्तिपात मेरे अंदर भी होगा, इस कमरे में रहने से हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर की हस्ती मैं भी बन जाऊं। इस ढंग से सपना बुनने लगा था। किशोर था मैं उस समय, तो मैं भी एक सपना देखने लगा था, सपना बुनने लगा था। बहुत दिनों तक उस सपने का प्रभाव मेरे ऊपर रहा। हाँ। नहीं तो इसमें कोई दो राय या संदेह नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की हस्ती मतलब राष्ट्रीय अखबारों में यदा कदा छप जाना या इस तरह के माध्यमों में इंटरव्यू, ये तो आजकल मान लेते हैं लोग राष्ट्रीय स्तर की हस्ती। लेकिन आपका जो लेखन है और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने जो कार्य किया है, मुझे लगता है देश में बड़े बड़े पत्रकारों ने वो अभी किया नहीं है, क्योंकि आपने जो कार्य किया है वो एक क्षेत्र विशेष में रह कर किया है। अगर यही आप दिल्ली या उस जो मीडिया का गढ़ है, उस राजनीति का गढ़ कहा जाता है, उस जगह अगर आप यही कार्य कर रहे होते तो राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको जो है आप हैं, आप मतलब ऐसा कुछ है नहीं। और मैं मानता हूँ कि उस कमरे में आप रहे तो उसका प्रभाव है आपके ऊपर। और कुछ अनुभव जो है इस तरह का रोचक अनुभव जो आप? अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो अटल जी की राजनीतिक धारा है, हाँ, वो मुझे कभी आकर्षित नहीं कर पाई। अच्छा। हाँ, मैं शुरू से ही उस धारा के विरोध में था। हाँ। अटल जी की राजनीतिक, अटल जी के व्यक्तिगत रूप से तो हमें बड़ा गर्व होता था, अटल जी से एक लगाव महसूस करते थे, अपनत्व महसूस करते थे। कहीं ना कहीं अटल जी से अपना एक जुड़ाव महसूस करते थे, क्योंकि जब ये मेरी जानकारी में आया कि मैं उसी कमरे में रहता हूँ, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा या उनकी राजनीतिक पार्टी से मेरा कभी कोई लगाव नहीं रहा। थोड़ा उनकी राजनीतिक विचारधारा की बारीकियों से अवगत कराएं हमारे दर्शकों को, मतलब किस तरह का उनका राजनीतिक आभा मंडल था और किस तरह की विचारधारा जो है, या किसी मतलब वो कई बार होता है आदमी चरित्र से दक्षिणपंथी है लेकिन काम कर रहा वामपंथी वाला, तो किस तरह का उनका मिजाज था, क्या था मतलब? अटल जी जब ये मुझे मालूम पड़ा तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी कि मैं अटल जी के बारे में और भी बहुत कुछ जानूं। तो अटल जी एक जो हमारे गार्जियन थे देवी सिंह जी तोमर, अटल जी के वो भी क्लास फेलो रह चुके थे जी। और एक बगल में हमारा मकान था, जी। हेडमास्टर थे पांडे जी, गणेश राम जी पांडे, वो भी अटल जी के साथ में, वो भी वॉलीबॉल के अपने ज़माने के नेशनल प्लेयर थे, तो वो भी अटल जी के साथ में रहे थे। तो वो बताते थे, लेकिन वो राजनीतिक रूप से कोई बारीक लोग नहीं थे। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो अटल जी जब विक्टोरिया कॉलेज के नाम से ग्वालियर का कॉलेज हुआ करता था, तो उस ग्वालियर के कॉलेज से छात्र संघ के जब वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो वो छात्र संघ के अध्यक्ष AISF से हुए, मतलब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से। यानी उनका शुरू में झुकाव वामपंथ की तरफ था। क्या बात है। और उसके बाद में किंवदंती ये है, मैंने उनको देखा भी है, उनको उस महिला को, वो जो एक इंदू करके एक उनके साथ में महिला पढ़ती थी, वो भी तो एक दिन प्रतियोगिता हो गई इंदू को लेके। राम गोपाल बंसल थे एक कम्युनिस्ट पार्टी के और एक अटल जी,
हाँ, तो इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता हुई कि वो डिबेट जो जीत लेगा हिंदू उनसे के साथ शादी कर लेंगी। क्या बात है। तो हिंदू ने उसके बाद में वो डिबेट में जीते संयोगवश राम गोपाल। तो राम गोपाल बंसल से इंदू जी की शादी हो गई। तो राम गोपाल बंसल जी और इंदू जी को भी हमने भाषण करते हुए सुना। वो मुरैना में रहने लगे थे और लेकिन वो जो है पूरे ग्वालियर रीजन में जो सभाएं होती थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उन सभाओं को संबोधित करने जाते थे। तो मैंने इंदू जी का भी भाषण सुना और राम गोपाल वो भी बहुत अच्छे वक्ता थे। तो मतलब अनुमान तो ये होता है, जो मेरा एक अनुमान है कि उसी बिछोह की वजह से, उसी के विरह में अटल जी ने वो छोड़ा, ग्वालियर छोड़ा और कानपुर में आके लॉ में एडमिशन लिया। और मज़े की बात यह है कि जब उन्होंने लॉ कर रहे थे कानपुर में, तो उनके सहपाठी उनके पिताजी भी थे। अच्छा। पिताजी ने भी उसी क्लास में रह के, पिताजी ने भी उनके साथ ही लॉ किया। ये भी दिलचस्प मतलब पहलू है, बहुत कम लोगों को पता होगा। अटल जी के पिताजी और अटल जी दोनों क्लास फेलो थे। मतलब लॉ दोनों ने साथ साथ किया। अच्छा। तो अटल जी ने लॉ किया, उसके बाद में फिर अटल जी उन स्मृतियों से दूर जाने के लिए फिर दिल्ली निकल गए। दिल्ली में फिर उनका जो है शुरुआती पहले अध्यक्ष के साथ में ही बहुत अच्छा संपर्क हो गया, उनके निजी सहायक बन गए वो हैं। फिर उनके दीनदयाल जी के भी वो अनन्य सहायक रहे और बल्लाज मधोक से उनका मुकाबला था, लेकिन बल्लाज मधोक को माना जाता था कि वो उनके दीनदयाल जी के उत्तराधिकारी सिद्ध होंगे। दीनदयाल जी की दुर्भाग्यवश बड़े रहस्यमय तरीके से मुगल सराय स्टेशन पे ट्रेन के अंदर मौत हो गई थी। वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि उसके वो कैसे हुई, वो केवल एक दुर्घटना थी या कोई साजिश थी, जो भी रहा हो बहरहाल। लेकिन अच्छा। अटल जी उसके बाद में अटल जी ही जनसंघ के केंद्र बिंदु बन गए और बल्लाज मधोक उनके आखिरी समय तक बहुत आलोचक बने रहे, लेकिन बल्लाज मधोक हाशिए से बाहर, हाशिए पे चले गए। अच्छा, अटल जी ने फिर जीवन में विवाह नहीं रचाया, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही है कि इंदू जी से जो मतलब वो डिबेट में बंसल जी से हार गए थे। तो फिर इंदू जी से विवाह हो नहीं पाया, तो मतलब फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। ये मतलब कसक उन पर इतनी भारी रही कि फिर वो किसी दूसरे के साथ में परिवार का संबंध जोड़ने की सोच नहीं पाए। अच्छा, ये भी मैंने कहीं पढ़ा है, मतलब उनका शायद आप ही का मैं लेख पढ़ रहा था, तो उनकी नेता के तौर पे मतलब राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से होती है। तो छात्र जीवन में जब वो नेता बने तो मतलब लेफ्ट पार्टी से बने, ऐसा? हाँ, विक्टोरिया कॉलेज लेफ्ट पार्टी से बने और सांसद जहाँ से वो बने, कॉलेज के अध्यक्ष लेफ्ट पार्टी से बने। कॉलेज के अध्यक्ष लेफ्ट पार्टी से बने और जहाँ से सांसद वो बने वहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। प्रचारक के रूप में वो बलरामपुर गए थे। अच्छा। तो बलरामपुर के राजा कांग्रेस से बहुत नाराज थे। हाँ। लेकिन वो चुनाव लड़ने में अपनी तौहीन समझते थे कि मैं अपनी प्रजा से वोट मांगने जाऊं। हाँ। तो वो खुद खड़े हो नहीं सकते थे। अटल जी की उन्होंने वक्तृता शैली देखी तो बड़े प्रभावित हुए। अटल जी उस समय बहुत छोटी उम्र के नौजवान थे, तो उन्होंने कहा इस नौजवान को ही चुनाव लड़ाओ। तो पीछे पूरी राजा की ताकत थी, तो वहाँ पर वो एक अपने राजनीतिक परिचय से चुनाव नहीं जीते, राजा की परछाई के रूप में 1957 में चुनाव जीते। लेकिन 1957 में ही संसद में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि ये लड़का एक दिन आगे चल के देश का प्रधानमंत्री होगा, पहली बार में। देश के पहले प्रधानमंत्री ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। पहली भविष्यवाणी कर दी। हाँ। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि चूँकि आज जो है बहुत आज भी बड़े बड़े मुद्दे हैं देश में और किसान आंदोलन चल ही रहा है, तो आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी किस तरह से, चूँकि अब वो है दिवंगत हो चुके हैं और अब उनका जो अनुभव है वो है, उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं, उनके किए हुए कार्यों का अनुभव है, तो किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी प्रासंगिक हैं आज हमारे लिए राजनीति में या हम देश के लिए किस तरह से प्रासंगिक हैं? और अगर वो आज होते और पूरी तरह से चैतन्य होते तो क्या कर रहे होते, क्या करते मतलब? नहीं, असल में जो आज़ादी की हमारी लड़ाई लड़ी गई, हाँ। आज़ादी की लड़ाई में जितने भी नेता सक्रिय थे, हाँ।
वो नेता ज़्यादातर मतलब विदेशों में पड़े हुए, यूरोपीय देशों में पड़े हुए थे, जहाँ लोकतंत्र बड़ा समृद्ध हो चुका था। हाँ। तो वहाँ पे सबको साथ में लेकर चलने की भावना, मानवाधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व देना, नागरिकता की भावना लाना, धर्म और उसके आधार पे बंटवारा ना हो और सबको साथ के लेकर चलने की कुशलता दिखाना, ये चीज़ होती थी। हाँ। तो ये मानक और ये प्रतिमान थे। हाँ। तो जब आज़ादी के बाद में उनको नेतृत्व मिला, हाँ। तो इसमें सर्वसहमति थी हाँ। कि मतलब यानी वो नेता भी वैसे ही प्रयास करते थे कि हमारा लोकतंत्र अमेरिका के लोकतंत्र के बराबर हो, हमारा लोकतंत्र ब्रिटेन के लोकतंत्र के बराबर हो, हमारे यहाँ पे भी कोई भी दुनिया के किसी भी हिस्से का आदमी रह सके और वो चुनाव लड़ने का भी उसको अधिकार हो। उसको केवल इस आधार पर नहीं नकारा जाए कि वो अमुक धर्म का है या अमुक का, या वो धार्मिक आधार पर किसी के नागरिक अधिकार कम किए जाएँ। सबके बराबर के अधिकार हो, समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के सिद्धांत जो फ्रांस की राजक्रांति के सिद्धांत से वो एक मतलब एक तरीके से लाइट पोस्ट माने जाते थे और उनकी रोशनी में ही राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो हमारे नेताओं के भी यही आदर्श रहे और इसी आदर्श से अनुप्रेरित थे। हालांकि वो कट्टरवादी मानसिकता से की पार्टी के थे, लेकिन वो कट्टरवादी मानसिकता उस समय अप्रासंगिक थी और उस मानसिकता के लोग, जो जनसंघ थी उस मानसिकता के, उसमें बलराज मधोक जैसे लोग थे, उनकी लीडरशिप एक बहुत ज़्यादा हिंदू महासभा में भी एक से एक स्वामी करपाती जैसे रहे, जिनका धार्मिक क्षेत्र में बड़ा सम्मान था, लेकिन वो प्रेशर गुट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक जो सर्वस्वीकृति बनाई, वो उसके पीछे कारण यही था कि वो जो आदर्श थे, जो पश्चिमी लोकतंत्र के प्रतिमान थे, वो भी उन्हीं प्रतिमानों को सही मानते थे, उन्हीं मानकों को सही मानते थे। तो वो जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री का जो उनका नज़रिया था, वो कांग्रेस, लोग कहते थे कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, लेकिन एक कांग्रेस ही प्रधानमंत्री है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी से बने लेकिन एक कांग्रेस ही प्रधानमंत्री, तो उनके अंदर वही प्रतिमान थी। वो पाकिस्तान से भी बात करते थे, तो इस बात का महत्व देते थे कि पाकिस्तान के साथ हमारा पड़ोसी है। हाँ, कल को हमारी लोग थे जो आज पाकिस्तान में चले गए, इनसे भी हमारा ये उत्पाद करते हैं, ये लोग भी एक दिन पटरी पे आ जाएंगे। तो वो ढंग को समझाने की कोशिश करते थे और उसका असर ये था कि मुशर्रफ जैसा धूर्त ने मतलब मिलिट्री शासक, वो भी उनको अपना बड़ा भाई कहने लगा था, वो भी उनके प्रभामंडल के उसमें आ गया था, है वो भी उनके प्रभामंडल से अछूता नहीं रह पाया था, वो भी उनके प्रभामंडल में बंध गया था, वो भी जो है कहने लगा था कि बड़ा भाई। तो वो ही सबसे दोस्ताना निकाल लेते थे, वो इसके आगे नहीं कि नहीं यहाँ तो अमुक केवल धर्म के लोग रह जाएंगे, दूसरे धर्म को, इस ढंग की भावना को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। आज अटल जी की बहुत ज़रूरत थी। आज हुआ है जो मतलब बहुत अटल जी की विचारधारा के, भले ही ये पार्टी नाटक करती हो, ये कि मतलब हम अटल जी को भी बहुत मानते हैं और अटल जी हमारे पितृ पुरुष हैं और अटल जी कि हम रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटल जी के आदर्श और अटल जी के मानक और जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का और वर्तमान सरकार का जो नेतृत्व है, उसके मानक और आदर्श सर्वथा भिन्न है, कल्पना नहीं की जा सकती। आज तो इसने पूरा उलट पुलट कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया लोगों का। आज वो जो पश्चिमी लोकतंत्र है, आज इसका जो अनुकरण हो रहा है, वो मुस्लिम देशों का अनुकरण हो रहा है, जहाँ धार्मिक राष्ट्र हैं, और उसमें भी कम से कम जो जहाँ धार्मिक राष्ट्र हैं, वहाँ जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग हैं या धार्मिक गैर धर्म के लोग हैं, उनके साथ अत्याचार भले ही होता हो, मतलब वो तो बात सही है, लेकिन जो सामान्य कानून व्यवस्था है, सामान्य कानून व्यवस्था, सामान्य नैतिकता पर उनका बहुत जोर है, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र वाले लोग बड़े नैतिक रूप से बड़े कट्टरवादी होते हैं, लेकिन यहाँ नैतिक रूप से कट्टरवादिता भी नहीं है, उसका धर्म में कोई प्रभाव नहीं है। धर्म का केवल एक पच्ची विषैला प्रभाव है, केवल एक नकारात्मक प्रभाव है कि हम इनके अधिकार ऐसे क्यों हों, हम इनकी क्यों सुने, ये देशद्रोही हैं अगर इन्होंने ये कह दी, लेकिन चूंकि ये अमुक मजहब के लोग हैं, अगर इनकी किसी ने बात करी तो देशद्रोही। तो आज कहीं पर ये साथ लेकर चलने की भावना नहीं है।
कि हमारे यहाँ पे भी कोई भी धर्म का आदमी हो है, अगर हमारा अंग बन गया है, किसी भी देश का आदमी हो, तो वो हमारे यहाँ पे भी सर्वोच्च पद के लिए होड़ कर सके, उसकी अन्य मेरिट पर उसका मूल्यांकन तो हम करेंगे, लेकिन इस आधार पे नहीं करेंगे वो हमारे अमुक धर्म का नहीं है या अमुक जो है उसका मूल हमारे देश का नहीं है। बाकी दूसरे मेरिट अगर उसके अंदर दूसरी अच्छाइयाँ नहीं है तो तब तो हम उसका मतलब करेंगे, लेकिन मतलब वैसे नहीं करेंगे। लेकिन आज ये स्थिति यही हो गई। आज मतलब जबकि हम मतलब बराबर ये कही जाती कि ये हमारे बराबर के कैसे हो सकते, और अगर इनको रहना है तो मतलब जो हम देखते हैं अमूमन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में अक्सर सुनते हैं, वो अक्सर ये कहते सुने जाते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये भाषण तक सीमित है ये बात, ये यथार्थ में नहीं आपको लग रहा है कि मतलब इसका कुछ अमल हो रहा है? नहीं, उनके कई बड़े नेता, राज्यों के नेता, जैसे अभी 2-3 दिन पहले किसी स्टेट के मंत्री ने कह दिया कि वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद में भारतीयता नहीं दी। पता नहीं कहाँ से उदाहरण, मतलब इस तरह की जब बातें उठती हैं तो कहीं ना कहीं संदेह, हाँ कहीं वो कभी कार्रवाई नहीं करते, कभी इसका प्रतिवाद नहीं करते कि नहीं हमारी पार्टी का ऐसा कहना नहीं है। शुरुआत में उन्होंने प्रतिवाद किया था तो उन्हीं का विरोध शुरू हो गया था, जब उन्होंने कह दिया था कि ये जो तथाकथित गौ सेवक है ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उन्हीं पे मतलब सवार हो गए कि नहीं मतलब ये कैसे हो गया। तो उसके बाद में उन्होंने जो पहला उनका कार्यकाल था, पहले कार्यकाल में तो हम समझ रहे हैं कि उनके अंदर सहिष्णुता थी, उनके अंदर व्यापकता थी उनकी सोच में, लेकिन उसके बाद में वो समझ गए कि लोगों में हमारा जो स्वीकार्यता जिस आधार पे जो हमारा बिंब बना हुआ है, अगर हमने प्रगतिशील बनने की कोशिश की तो हमारा भी वही असर होगा जो आडवाणी जी का हो चुका है। तो फिर वो अपने उसी जामे में आ गए और असली पार्टी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व तो आज की तारीख में अमित शाह करते हैं वो हैं, और जो है और उन्हीं के निर्देशन में पूरी पार्टी सरकार तो वो चलाते रहते हैं अपने तरीके से, लेकिन उनके निर्देशन में होती है। और वो पूरी पार्टी की क्या भावना है, पार्टी किस दिशा में देश को ले जा रही, कैसे ब्रेन वॉश कर रही है, ये जो उनके छुटभैया नेताओं के स्टेटमेंट हैं और जो उनका आईटी सेल करता है, जो उनकी ट्रोल आर्मी जो करती है, मतलब उससे उनकी असलियत झलकती है। वो असलियत को अटल जी कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। अटल जी मतलब थे जनसंघ के नेता, संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री, साथ ही भारत रत्न। लेकिन अगर वो आज वर्तमान में पूरी तरह से चैतन्य होते और किसी मतलब सक्रिय राजनीति में होते तो शायद जो है मुद्दे ये होते, लेकिन उनका जो कार्य मतलब उनकी जो तरीका होता काम करने का वो शायद थोड़ा अलग होता। और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री KP सिंह जी कह रहे हैं कि वो होते तो एक अलग दिशा होती, अलग तरह से जो है चीज़ें होती। तो ये जो सर कह रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है कि बिल्कुल अलग तरीके से चीज़ें होती, आभा मंडल अलग होता। और शायद खैर ये विवादित विषय हो जाएगा, और हम चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर उनसे जुड़े पहलुओं पर बात कर रहे हैं, तो बाकी देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या नहीं है, क्या बदलनी चाहिए, किन में परिवर्तन होना चाहिए, इस पर कभी और चर्चा रख लेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी चूँकि बातें हो रही हैं, तो अगर सर और कोई पहलू जो छूट रहा हो, जो आपकी स्मृति में हो, रोचक चीज़ जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, तो अटल जी से जुड़ी। नहीं, हम तो ये क्या, हमने मुहावरा सुना था कि सरस्वती सिद्ध हो जाती है सरस्वती, तो हमने लेकिन अटल जी को देखा कि वो जो है उनको वास्तव में सरस्वती सिद्ध थी। वो कभी कटु नहीं होते थे, वो अगर विरोधी नेताओं पे भी कभी भी निम्न स्तर पे नहीं जाते थे। जैसे आज सोनिया गांधी के बारे में अगर कोई चर्चा होगी तो वो सोनिया गांधी के बारे में
आज के जो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं वो बहुत निम्न स्तर पे, वो पता चला कि सोनिया गांधी की कोई वैचारिक आलोचना करने की बजाय इटली की आई है, विदेशी है, ईसाई है, तुझे क्या अकल है, इस ढंग की बात करने लगेंगे। मुझे एक डिबेट हुई थी, वो रामचंद्र परमहंस की अंत्येष्टि में चले गए थे और वहाँ उन्होंने कह दिया था कि मैं उनके जो अधूरे संकल्प जो उनका अधूरा रह गया उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो ये बात हुई कि उनका संकल्प तो ये था कि राम मंदिर हर सूरत में वहाँ बनाएंगे, चाहे कोर्ट का फैसला कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप जो है राम मंदिर जबरिया बनाने की हिमायत करके आए हैं, आपने संकल्प ले लिया है। इस पर आधा घंटे की सदन में चर्चा मंजूर हुई और सोनिया जी ने मतलब उसमें उनके खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त भाषण दिया। अंत में जब भाषण देने का उनकी नौबत आई तो कितने सौम्य थे और कैसे उनको सरस्वती सिद्ध थी, बात को बिना कटु बनाए हुए वो मतलब कैसे जवाब दे लेते थे और उनको किसी कोई आहत भी ना हो, उनके विरोधी भी आहत ना हो, इसका ख्याल रखते हुए मुझे उनके उस भाषण की याद है। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी कुछ दिनों पहले देवास गई थी, तो वो स्वरूपानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी, उनका उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हिंदू नहीं हैं और वो ईसाई हैं, उनको क्या अधिकार था, वो हिंदू धर्म क्या है, ये बकवास की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी आस्था का भी सम्मान किया। उन्होंने कहा आशीर्वाद लिया संत का। तो मैंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष हमारी जब संत का आशीर्वाद ले रही हैं और उस आशीर्वाद से कुछ हासिल अपने का अनुभव कर रही हैं, तो मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया। मैं भी उनके संत के अंतिम संस्कार में चला गया कि संत के थोड़े आशीर्वाद के छींटे मेरे ऊपर भी पड़ जाएं, क्योंकि संत के आशीर्वादों में प्रताप है। उनके कहने का मतलब था कि अगर उन्हें प्रलोभन है संत के आशीर्वाद का, उसको सोनिया जी को, नेता प्रतिपक्ष को, तो हमें जो है हमें भी तो हमेशा अधिकार से क्यों वंचित करना चाहती। को मतलब बड़ी खूबसूरती से उन्होंने पेश किया और जिससे ना कोई आहत हुआ, उनकी बात भी हो गई। हाँ। और ये आलोचना हम जो समझते हैं, ये प्रतिवाद ज़्यादा वजनदार रहा। जो आज बदतमीजी से जो प्रतिवाद किया जाता है उसमें उतना वजन नहीं रहता। हाँ। सोनिया गांधी भी उस पर हंस पड़ी। हाँ। पूरा सदन हंस पड़ा और काट भी मजबूत हुई। हाँ। उसकी मजबूत काट हुई। यही पहचान है एक बड़े नेता की, कि अपनी बात को कितनी खूबसूरती से रख दे और उससे बात की बात भी हो जाए और मतलब जो उसका उद्देश्य है, जो मकसद, वो सिद्ध हो जाए। तो अटल जी में ये कला थी, उनके ज़ुबान पे सरस्वती माँ विराजमान थी, आशीर्वाद था उनका। हमारे एक मित्र हैं सुमित ठाकुर, कुछ समय हम लोगों ने साथ में काम किया। उन्होंने बहुत ही शानदार लिखा था। एक बार टेलीविज़न के लिए पैकेज लिख रहे थे, तो उसमें उसका वॉइस ओवर मैंने किया था। तो कुछ लाइनें मुझे याद है जो उन्होंने लिखा था, जो मुझे बार बार याद आती हैं। कि अटल जी के बारे में लिखा था कि पेशा सियासत का, चरित्र संत का, शब्द जैसे सरस्वती का वरदान, है ना। ज़मीं पर रहकर जिसने सितारों को छुआ, वो अटल बिहारी वाजपेयी हुआ। तो मुझे लगता है कि बातें तो काफ़ी रोचक निकल रही हैं। हम सोच रहे हैं कि उनको किसी और वीडियो में समेट लेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा बड़ा वीडियो दर्शक जो है उतना मतलब देखते भी नहीं है, निकल लेते हैं। तो थोड़े हिस्से में हम कोशिश करेंगे इस तरह की रोचक चीज़ें, रोचक बातें लाते रहें। और फिर से हम सर के साथ जुड़ेंगे। सर ने बहुत ही रोचक चीज़ें हमारे साथ साझा की पूर्व प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नमस्कार। धन्यवाद।